Welcome to our YouTube channel Audio FM 143। मुंबई यूनिवर्सिटी। जैसे ही ध्रुवांश ने मिश्री को अपने करीब बुलाया, मिश्री ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन जब ध्रुवांश खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो मिश्री के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा उसकी बात सुनने के अलावा। लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ध्रुवांश तुरंत बोला, अब ये तुम डिसाइड करोगी कि तुम्हें मुझसे बात करनी है या नहीं। ध्रुवांश रावत हूँ मैं। ध्रुवांश रावत लोगों के मुताबिक नहीं चलता, लोगों को ध्रुवांश रावत के मुताबिक चलना पड़ता है। और तुम तो बस मुझे इतना बताओ कि तुम ये मुझसे नजरें चुरा कर क्यों जा रही थी, ऐसे भागने की क्या कोशिश कर रही थी। मिश्री को समझ नहीं आया कि वो ध्रुवांश की बात का क्या जवाब दे। वो ध्रुवांश को फेस इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि ध्रुवांश का चेहरा देखते ही उसे सुबह का नज़ारा याद आ रहा था। वो जल्दी से बोली, मैं आपसे नजरें चुरा कर क्यों चलूंगी? आप कौन सा कोई डेविल है जो मुझे खा जाएंगे, या फिर आपकी नज़र मुझ पर आएगी तो मैं भस्म हो जाऊंगी? बस आपको देखना मुझे थोड़ा पसंद नहीं तो मैंने आपकी तरफ नहीं देखा। उसकी बात सुनकर ध्रुवांश की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। आज तक कभी किसी लड़की ने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। वही मिश्री को अचानक से ही रियलाइज हुआ कि उसने नादानी में क्या बोल दिया। वो झट से बोली, वो मेरा मतलब वो नहीं था जो मैंने कहा, जो मेरा मतलब। अभी वो बोल ही रही थी कि ध्रुवांश उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, मैंने तुम्हें मासूम समझा था, लेकिन तुम तो थोड़ी चंट निकली। मुझे तो लगा था कि तुम काफ़ी नादान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जहाँ पर ध्रुवांश होता है ना, वहाँ पर किसी का एटीट्यूड नहीं टिकता। ध्रुवांश लोगों का एटीट्यूड नहीं झेलता, लोगों को ध्रुवांश का एटीट्यूड झेलना पड़ता है। समझ में आया या समझाऊं? मिश्री ने बस अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज कॉलेज में सारे लेक्चरर्स अटेंड किए ना तुमने, या फिर अपना टाइम इधर उधर वेस्ट किया? कहीं कॉलेज में आते ही बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया तुमने? वैसे तो बड़ा कह रही थी कि तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो। मिश्री गुस्से से बोली, आपने मुझे अपनी तरह समझा है क्या? जैसे कॉलेज में आते ही आप अपनी गाड़ी में बैठकर लड़कियों से रोमांस करने लगते हो, वैसे ही दूसरे भी कॉलेज में इसीलिए आते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी इस बात पर ध्रुवांश की आंखें बड़ी हो गई। वो उसके थोड़ा करीब हुआ और बोला, मतलब तुम मुझसे दूर इसलिए भाग रही थी? तुम्हें लगा कि कहीं मैं तुम्हारे साथ ना रोमांस करने लगूं? ओह रियली? इतनी हैसियत नहीं है तुम्हारी कि तुम ध्रुवांश रावत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो? ऐसा कुछ खास नहीं है तुम्हारे अंदर, तो अपने आप को ज़्यादा हाइप देने की कोशिश मत करना। मिश्री मासूमियत से बोली, मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कॉलेज में ये सब करने नहीं आती हूँ, और मैं ऐसा कभी करूँगी भी नहीं। और रही बात आपकी, तो मुझे आपसे भी कोई लेना देना नहीं। आपको जो करना है आप बेशक से कीजिए। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही ध्रुवांश बोला, तो तुम मुझे रोक तो वैसे भी नहीं सकती, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। मिश्री तुरंत बोली, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको रोकने की कोशिश कर रही हूँ? मैं भला आपको क्यों रोकूंगी? आपको जिसके साथ जो करना है वो कीजिए ना, बस मुझसे दूर रहिए। पहले मैंने आपको अच्छा इंसान समझा था, लेकिन अब मेरा वो वहम भी दूर हो गया। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और ध्रुवांश बस उसकी तरफ देखता रह गया। वो गुस्से से बोला, इसका मतलब क्या है कि इसने मुझे पहले अच्छा इंसान समझा था और अब इसका वो वहम दूर हो गया? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे ही बारे में इस तरह की बात करने की? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलते हुए वो उसके पीछे जाने ही लगा कि अचानक ही वान्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, उसके पीछे जा रहे हो? जरूर वो कुछ ऐसा कह कर गई होगी कि तुम उसके पीछे पीछे चले आओ, और फिर वो कोई ऐसा ड्रामा करे कि अब जो तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा है वो एकदम से शांत हो जाए और तुम उसकी मासूमियत के जाल में फंस जाओ। उसका तो काम है लड़कों को इस तरह से अपने जाल में फंसाना। पहले खुद लड़कों से पंगा लेती है, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि वो लड़कों की नज़रों में आए, और फिर मासूम बनने का दिखावा कर उनके दिल लूटने की कोशिश करती है। उसकी बातें सुनते हुए ध्रुवांश उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। वो तुरंत बोला, और तुम्हारी तारीफ वो भी थोड़ी सी कर लो, या फिर दूसरों की तारीफ ही करती रहोगी? वान्या हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मेरा नाम वान्या है और मैं उस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि वो मेरे ही घर में काम करने वाले सर्वेंट की बेटी है। बहुत बदतमीज और बेशर्म टाइप की लड़की है। उसने मेरे एक कज़न ब्रदर को भी यूं ही अपने जाल में फंसाया था, बस इसीलिए मैं उसकी सारी हकीकत जानती हूँ। मुझे लगा तुम भी मेरे कज़न ब्रदर की तरह उसके ट्रैप में आ रहे हो, तो मैं तुम्हें उसकी सच्चाई बताने आ गई।
लेकिन इट्स ओके अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। तुम खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो। ये बोलते हुए वो अब पीछे की तरफ हट गई और ध्रुवांश उसे बिना कुछ कहे ही आगे की तरफ बढ़ गया। वो बाहर आया तो उसने देखा कि मिश्री बाहर रोड के किनारे पर खड़ी है और एक लड़का उसके सामने खड़ा मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रहा है। उसे अपने फ़ोन पर कुछ दिख रहा था और मिश्री भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन वो आगे की तरफ नहीं गया और वहीं पर कुछ वक्त खड़ा रहा तो मिश्री ऑटो में बैठकर वहां से निकल गई क्योंकि उसे घर जल्दी जाना था, इसीलिए उसने ऑटो लिया था। जल्दी घर जाकर वो सारा काम वक्त से पहले खत्म करना चाहती थी ताकि फिर रात को रावत मेंशन में जॉब के लिए जा सके। वही वो लड़का अतुल जो मिश्री से बात कर रहा था, वो अब आगे की तरफ आया और ध्रुवांश से कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा किसी से फ़ोन पर बात करने लगा। वो बात करते हुए बोला, यार मैंने मिश्री को प्रपोज किया था, वो मान तो गई है और आज रात मुझसे मिलने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसकी पैसों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक रात का 1 लाख मांग रही है वो। इतने में तो यार कोई भी अच्छी खासी लड़की आ जाएगी, फिर ये मिश्री ही क्यों। सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर अतुल एक बार फिर से बोला, चल देखते हैं, अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये बोलकर अतुल वापस कॉलेज के अंदर चला गया और ध्रुवांश अपनी जगह पर खड़ा गुस्से से कांपने लगा। उसने सच में मिश्री को बहुत नादान समझा था, लेकिन अब उसकी हकीकत जानकर उसे उस पर उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके कानों में अब वान्या की कही हुई बातें गूंज रही थी। वही वान्या कॉलेज के अंदर अतुल के सामने खड़ी थी। इस वक्त वो दोनों लाइब्रेरी में थे और लाइब्रेरी में उनके अलावा और कोई नहीं था। अतुल उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने वो सब किया जो तुम चाहती हो, अब तुम मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। उसकी बात सुनकर वान्या ने कंधे से अपनी ड्रेस नीचे की तरफ सरकाई और बोली, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, इन 5 मिनट में तुम मुझे जितना प्यार करना चाहो कर सकते हो। उसकी ये बात सुनकर अतुल के चेहरे पर लस्ट भरे एक्सप्रेशंस आ गए और वो तुरंत वान्या की गर्दन पर झुककर उसे पैशनेटली किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ रावत मेंशन तकरीबन 6 बज गए थे और रावी भी घर वापस लौट गई थी। इस वक्त उसका मूड हद से ज्यादा खराब था और उसका गुस्सा सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु को लेकर था, जो उसे जलाने में आज बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ रहा था और उसकी हरकतों से रावी जलकर पूरी तरह से राख भी हो गई थी। धरा ने उसके रूम का दरवाजा नॉक किया तो वो मुंह बनाते हुए बोली, कौन है? जो भी है प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, अगर कोई अंदर भी आया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। उसका गुस्सा देखकर दरवाजे पर खड़ी धरा हैरान हो गई। वो दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ आई और बोली, अपनी मॉम का मुंह भी तोड़ेगी क्या तुम? धरा की आवाज सुनकर रावी की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से बोली, आप यहाँ पर? मॉम, क्या हुआ? आपको मुझसे कुछ काम था क्या? आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो, लेकिन मेरा मतलब आपसे नहीं था। मैं तो बस ये सोच रही थी कि शायद दरवाजे पर कोई सर्वेंट खड़ा है। धरा उसके सामने आकर बैठी और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, लेकिन सर्वेंट से भी ऐसी बात करना गलत बात है ना रावी? रावी मुंह बनाते हुए बोली, प्लीज मॉम अभी फिलहाल मुझे कोई भी लेसन लेक्चर नहीं चाहिए, मेरा मूड सच में बहुत ज्यादा खराब है, मुझे रोना भी आ रहा है। धरा ने अब उसका चेहरा पूरी तरह से अपना हाथों में थामा और बोली, लेकिन क्यों बेटा? ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम्हें रोना आ रहा है? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? लेकिन अगर ऐसा भी है तो तुम कब से लोगों को खुद पर हावी होने देने लगी? तुम तो वो हो जो लोगों को रत्ती भर घास नहीं डालती और यहाँ किसी की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू। ये बोलते हुए वो रावी की आंखों से आंसू साफ करने लगी थी। रावी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों वो डेविल खन्ना की वजह से रो रही है, लेकिन अब धरा की बातों ने उसे एक अलग ही हिम्मत दे दी थी। वो तुरंत बोली, ये इस मॉम आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं भला क्यों रोऊं? मुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है, रोए तो वो जो मुझे रुलाना चाहते हैं। वेल आज भाई और चेरी की एंगेजमेंट है ना? आई मीन एक साथ नहीं, दोनों की अलग अलग, लेकिन है तो दोनों की एंगेजमेंट ही। सो आप बताया आपने मेरे लिए कौन सी ड्रेस फाइनल की? मैं आज अच्छे से रेडी होना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर धरा मुस्कुराए और बोली, ये कि ना तुमने व्योम रावत की बेटी वाली बात, पहले तो तुम मुझे सिर्फ मेरी बेटी लग रही थी, एकदम रोक दो। उसकी बात पर रावी हंसते हुए बोली, क्या मॉम आप भी खुद को रोस्ट कर रही है? धरा भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ चेरी इस वक्त अपने रूम में खड़ी थी और उसके सामने वो आउटफिट था जो वो एंगेजमेंट में पहनने वाली थी और ये आउटफिट दिव्यांश की पसंद थी। वो उस आउटफिट की तरफ देखते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा दिव्यांश, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है?
मेरे आउटफिट से लेकर मेरी सांसें तक आपकी मर्जी से चलती है और एंगेजमेंट मैं किसी और से करने वाली हूँ और आप किसी और से। क्या सच में आप निहारिका से एंगेजमेंट करेंगे और मैं मिस्टर अवस्थी से? ये बोलते हुए उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। रात का वक्त तकरीबन 9 बजे। पूरा रावत मैंशन बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी। मीडिया वाले हद से ज्यादा बेताब नजर आ रहे थे क्योंकि अभी तक रावत फैमिली पार्टी में शामिल नहीं हुई थी। बाकी सारे मेहमानों को भी उन लोगों की पार्टी में शामिल होने का इंतजार था, लेकिन उनके बिना भी पार्टी काफी जोरों शोरों से चल रही थी। किसी चीज की कोई कमी नजर नहीं आ रही थी, पर पार्टी में 4 चांद तो तभी लगने वाले थे जब पूरी रावत फैमिली वहां पर मौजूद होती। निहारिका के मॉम डैड निहारिका के साथ वहां पर आ चुके थे और कार्तिक के मॉम डैड भी वहां पर मौजूद थे। जहां निहारिका को दिव्यांश का इंतजार था, वहीं कार्तिक की आंखें चेरी का इंतजार कर रही थी। तभी किसी ने मीडिया वालों को आकर बताया कि रावत फैमिली बाहर आने वाली है, तो वो लोग तुरंत दरवाजे पर जाकर खड़े हुए और कुछ ही मिनट में रावत फैमिली ने बाहर की तरफ आना शुरू किया। सबसे पहले रावी और ध्रुवांश एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ आए। वो दोनों ही इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। जहां रावी ने बेहद खूबसूरत गाउन पहना हुआ था, वहीं ध्रुवांश ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उन दोनों के बाहर आने के बाद मीडिया वालों ने उनकी पिक्चर्स क्लिक की और फिर सबकी नजरें एक बार फिर से दरवाजे पर टिक गई, जहां से अब व्योम और धरा बाहर आने वाले थे। व्योम और धरा भी एक दूसरे का हाथ थामे बाहर की तरफ आए और मीडिया वालों ने उनकी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर दी। उनके बाद अब बारी दिव्यांश और चेरी की थी, लेकिन वो दोनों अलग अलग आने वाले थे क्योंकि दोनों कपल नहीं थे और कभी उन दोनों के बीच बहन भाई वाला रिश्ता भी नहीं देखा गया था, इसलिए उन दोनों की एंट्री अलग से होने वाली थी। चेरी दरवाजे पर खड़ी इस वक्त हद से ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। दिव्यांश वहां पर नहीं था। चेरी की सांसें ही बता रही थी कि उसे बाहर जाने में भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। तभी उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचने वाली हुई, अचानक से किसी ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब कर लिया। एक पल के लिए चेरी की हार्ट बीट स्किप हो गई। वो उस शख्स को महसूस कर सकती थी क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं दिव्यांश रावत था। चेरी ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया। वही दिव्यांश चेहरे पर डेविल स्माइल लिए उसकी तरफ देख रहा था। चेरी उसे देखते हुए बोली, लाइट ऑन होने वाली है एवोकाडो, सब लोग देखेंगे हमें। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब है ही हम दोनों देखने लायक तो लोग तो देखेंगे ना रेड, तुम लोगों को रोक नहीं सकती। अगर तुम अकेली होती तो मुझे किसी की नज़र तुम पर बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो बेशक से कोई भी हमें देखे, आई डोंट केयर। उसकी बात सुनकर चेरी हैरानी से उसे देख रही थी और तभी फोकस लाइट ऑन हुई और मीडिया वाले उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक करने लगे। उन दोनों को एक साथ देखकर कार्तिक और निहारिका दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। कार्तिक के मॉम डैड निरंजन अवस्थी और सुहाना अवस्थी उसकी तरफ देखते हुए बोले, ये सब क्या है कार्तिक? चेरी के साथ दिव्यांश क्या कर रहा है? I mean, उन दोनों को तो अलग अलग आना चाहिए था ना। और अगर दोनों एक साथ बाहर आए भी तो ये कौन सा तरीका हुआ? देखो कैसे दिव्यांश ने चेरी की कमर पर अपना हाथ रखा हुआ है। उनकी बात सुनकर कार्तिक को भी बहुत अजीब लग रहा था। वो अपना चेहरा हाँ में हिलाकर बोला, इट्स ओके मॉम, वो दोनों दोस्त है, लेकिन मैं चेरी से कहूँगा कि वो इस तरह से दिव्यांश की क्लोज ना आए, बिकॉज मुझे खुद भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं। दोस्ती एक तरफ, लेकिन इस तरह की क्लोजनेस में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही निहारिका के मॉम डैड भी उसके साथ थे। निहारिका की मॉम अवंतिका कपूर निहारिका की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़की बहुत ज़्यादा चालाक है, तुम्हें दिव्यांश को इससे दूर रखना होगा। देखो कैसे ये दिव्यांश के साथ चिपकी हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि दिव्यांश भी इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाता है। निहारिका तुरंत बोली, ऐसा नहीं है मॉम जैसा आप सोच रही हैं, दिव्यांश को इसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये लड़की खुद ही मेरे दिव्यांश के करीब आने की कोशिश करती रहती है, बट डोंट वरी, आज मैं इसे अच्छे से हैंडल करूंगी, देखना अब ये दोबारा कभी दिव्यांश के आसपास भी नहीं आएगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा झलक रहा था और वो अब तुरंत दिव्यांश की तरफ बढ़ गई। वही दिव्यांश और चेरी अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे और दिव्यांश का हाथ पूरी तरह से चेरी की कमर पर लिपटा हुआ था। चेरी धीमे से बोली, निहारिका हमारे पास आ रही है एवोकाडो। दिव्यांश बेहद गहरी आवाज में बोला, तो मैं उसका वेलकम करूं रेड। चेरी को समझ नहीं आया कि वो उसे क्या ही कहे, इसलिए उसने बस अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया। तब तक निहारिका भी वहां पर आ गई थी।
वो आते ही सीधा दिव्यांश के सीने लगी और बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी दिव्यांश, कितना वक्त लगा दिया तुमने। पर इट्स ओके, तुम्हारे लिए इतना इंतजार करना तो बनता है। दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, जब जानती हो कि मेरे लिए इतना इंतजार करना बनता है, इट्स रियली वर्थ इट, तो फिर सवाल भी क्यों कर रही हो। अगर तुम्हें इंतजार करने में कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें इंतजार करना ही नहीं चाहिए था, वो रहा रावत मेंशन का दरवाजा, वहां से चले जाना चाहिए था। उसकी बात सुनकर निहारिका के होश उड़ गए। वो तुरंत बोली, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो दिव्यांश? आई मीन तुम लोगों के सामने मेरी इस तरह से इंसल्ट कैसे कर सकते हो। ये बोलते हुए उसने एक नज़र चेरी की तरफ देखा। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बात ही ऐसी थी निहारिका कि मुझे तुम पर गुस्सा आ गया। विल लीव इट, वैसे एक बात कहूँ, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो आज। उसकी बात सुनकर अब निहारिका के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वहीं उन दोनों के बीच इस तरह की बातें शुरू होते देख चेरी ने तुरंत दिव्यांश का हाथ अपनी कमर से हटाया और बोली, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर वो आगे बढ़ गई और दिव्यांश ने उसे अपनी गहरी नज़रों से जाते हुए देखा। निहारिका ने अब दिव्यांश के सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो दिव्यांश। इस पार्टी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव अगर कोई लग रहा है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हें देखकर तो लड़कियों की सांसें थम जाती हैं। दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, फिर तो तुम ध्यान से रहना, कहीं तुम्हारी सांसें बंद ना हो जाए, कहीं शादी से पहले ही मर जाओ। उसकी बात सुनकर निहारिका के होश उड़ गए। उसका मतलब ये भी नहीं था जो दिव्यांश ने समझ लिया। वहीं दूसरी तरफ चेरी आगे की तरफ आई तो कार्तिक उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, ये सब क्या है चेरी? चेरी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो जानती थी कि कार्तिक किस बारे में बात कर रहा है। वो उसे देखते हुए बोली, मैं आपको कैसे समझाऊं मिस्टर अवस्थी, क्योंकि जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो तो अभी तक मुझे खुद भी अच्छे से समझ नहीं आया है। सर, कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन इसमें समझ आने वाली क्या बात है चेरी? आई मीन तुम जितनी खूबसूरत लग रही हो ना, तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि शादी के बाद मेरा बिजनेस मेरे हाथों से छूटने वाला है, क्योंकि इतनी खूबसूरती अगर मेरे पास होगी तो मैं भला काम पर फोकस कैसे करूँगा। शायद मुझे आगे चलकर बहुत सारा लॉस होने वाला है। उसकी बात सुनकर चेरी अब और भी ज़्यादा चौंक गई। कार्तिक हंसते हुए बोला, क्या हुआ? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? कहीं तुमने मेरी बातों का कोई गलत मतलब तो नहीं समझ लिया? चेरी थोड़ा सा कपका गई। बेशक से कार्तिक की बातों का वो मतलब नहीं था, लेकिन चेरी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है मिस्टर अवस्थी। आई मीन मेरे और दिव्यांश को लेकर मुझे आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। अभी अभी मैं जिस तरह से दिव्यांश के साथ बाहर आई, शायद आपको। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही कार्तिक उसके कंधे पर अपना हाथ रख कर बोला, शायद नहीं चेरी, मुझे सच में बहुत ज़्यादा जलन हुई। आई मीन तुम्हें किसी और के साथ देखकर पता नहीं मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इवन मॉम को भी दिव्यांश के साथ तुम्हारा इस तरह से बाहर आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में मैंने इस चीज़ पर गौर किया और मुझे समझ में आया कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम दोनों के बीच कभी कोई क्लोजनेस नहीं होगी। बचपन से लेकर अब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहे होंगे। तुम दोनों ने टॉयज शेयर करने से लेकर सीक्रेट्स शेयर करने तक का वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है, तो तुम दोनों के बीच एक हेल्दी रिलेशन तो होगा ही। और अगर उस रिलेशन के चलते तुम दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से कंफर्टेबल हो तो ये कोई अजीब बात नहीं है। शादी के बाद सब कुछ चेंज हो ही जाएगा, तो फिर क्यों कुछ दिनों के लिए यूँ इतनी टेंशन लेनी? इसलिए तुम बस रिलैक्स करो। उसकी बात सुनते हुए चेरी को कुछ अजीब लग रहा था। वो कार्तिक से बातें तो बहुत करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल ना वक्त सही था और ना ही जगह, इसीलिए वो बस चुप रही। वहीं दूसरी तरफ बैकयार्ड एरिया में कैटरिंग का पूरा काम चल रहा था। तभी मिस्टर बख्शी ने मिश्री की तरफ देखते हुए कहा, तुम ड्रिंक सर्व कर लोगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इस काम से कोई प्रॉब्लम है? अगर ऐसा है तो अभी बता दो, क्योंकि यहाँ ये सब करना पड़ेगा। तुम फालतू के नखरे नहीं दिखा सकती। मिश्री हल्का सा मुस्कुराए और बोली, काम में कैसी कोई प्रॉब्लम? आप बस मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना है। मुझे बस काम चाहिए, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगी। मिस्टर बख्शी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, वेरी गुड। तो तुम एक काम करो, ये ट्रे लेकर जाओ और जाकर सबको ड्रिंक सर्व करो, और हाँ, थोड़ा खुद का ख्याल रखना। यहाँ पर शरीफ बिजनेसमैन के साथ कुछ लोग गंदी सोच वाले भी होते हैं, तो उनसे थोड़ा बचकर ही रहना। ये बोलते हुए मिस्टर बख्शी ने मिश्री के सिर पर अपना हाथ रखा तो मिश्री भी हल्का सा मुस्कुराई और फिर ट्रे लेकर आगे की तरफ आ गई, जहां उसे सबको ड्रिंक सर्व करनी थी।
हालांकि उसे ड्रिंक वगैरह से बहुत नफरत थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसे जैसे तैसे कुछ सेविंग्स करनी थी। वो सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी, तभी अचानक से वहां खड़े ध्रुवांश की नज़र उस पर गई। उसे देखते हुए उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई और उसके कानों में अतुल और वान्या की कही हुई बातें गूंजने लगी। रावत मैंशन। ध्रुवांश मिश्री की तरफ देख रहा था, जो अपने हाथ में ट्रे पकड़े सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। इस वक्त उसने एक वेट्रेस के कपड़े पहने हुए थे, जिसमें व्हाइट शर्ट और ब्लैक कलर की स्कर्ट थी। कॉलेज में जब भी ध्रुवांश ने मिश्री को देखा था तो उसके कपड़े इंडियन होते थे, लेकिन आज उसे इस तरह के कपड़ों में देखकर ही उसे अतुल की बातों पर यकीन हो चुका था। वो तुरंत मिश्री की तरफ आया और बोला, वाओ, मुझे नहीं पता था कॉलेज में एकदम सती सावित्री बनकर आने वाली लड़की ऐसा जलवा भी दिखा सकती है। ये बोलते हुए उसकी नज़रें मिश्री के गोरे पैरों की तरफ थीं। वहीं मिश्री ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां ध्रुवांश खड़ा था। ध्रुवांश को देखते ही उसके होश उड़ चुके थे। वहीं ध्रुवांश अब उसके बिल्कुल करीब आया और ट्रे में से ड्रिंक का गिलास लेते हुए बोला, वैसे तुम वेट्रेस बनकर क्यों घूम रही हो? आई मीन, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें कि तुम्हें ये काम करना पड़ा, जबकि तुम्हारे पास तो एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसे इस्तेमाल करके तुम लाखों पैसे कमा सकती हो। उसकी बातें मिश्री को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो ध्रुवांश को वहां देखकर इस हद तक ब्लैंक हो गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ध्रुवांश ने वाइन का गिलास अपने होठों से लगाया और मिश्री के जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन मिश्री ने कुछ कहा नहीं। ध्रुवांश एक बार फिर से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि अतुल तुम्हें 1 लाख नहीं दे रहा था, तो तुमने सोचा क्यों न वेट्रेस बनकर ऐसी लग्जरियस पार्टी में जाऊं जहां तुम्हें लाखों क्या करोड़ों देने वाले मिल जाएंगे? मिश्री चौंकते हुए बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आप यहाँ? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही ध्रुवांश सरकास्टिकली बोला, वाओ, मेरे ही घर की पार्टी में तुम मुझे ही देखकर हैरान हो रही हो। अंदर आने से पहले तुमने मेंशन के बाहर लगा हुआ नेम प्लेट नहीं देखा क्या? रावत मेंशन, या फिर तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? ध्रुवांश रावत। उसकी बात सुनकर मिश्री हैरान हुई। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गलती कर दी। अगर उसे पहले पता होता कि यहाँ पर ध्रुवांश उसे मिल सकता है तो वो यहाँ आती ही नहीं। बेशक उसके लिए काम जरूरी था, लेकिन जिस तरह उसने ध्रुवांश को कार में उस लड़की के साथ देखा और फिर ध्रुवांश के साथ उसकी बात हुई थी, वो ध्रुवांश से दूर ही रहना चाहती थी। ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन खबरदार, अगर तुमने इस पार्टी में अपने घटिया इरादों को अंजाम देने की कोशिश भी की। यहाँ के सभी गेस्ट मेरे डैड और मेरे भाई के अच्छे दोस्त, उनके बिजनेस पार्टनर हैं। अगर तुमने उनमें से किसी को भी अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोलकर रख दूंगा, फिर अपनी इज्जत का जाम लेकर फिरती रहना, लेकिन किसी को भी उसे पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये बोलते हुए उसने वाइन का गिलास खाली किया और फिर मिश्री की ट्रे में पटक दिया। अपनी बात कहकर वो वहां से चला गया, जबकि मिश्री वहीं खड़ी उसकी तरफ देखती रह गई। उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था कि कोई उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए, और खासकर ध्रुवांश जैसा आदमी जिसके खुद के कैरेक्टर के धागे टूटे हुए थे। कॉलेज में पार्किंग एरिया में इस तरह की हरकत करने वाला इंसान भला उस पर उंगली कैसे उठा सकता है? ये बात मिश्री को समझ नहीं आ रही थी। वो गहरी सांस लेकर बोली, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, अचानक से ही रावी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, वेट वेट, मुझे ड्रिंक लेनी है। ये बोलते हुए वो काफी थकी हुई लग रही थी। अभी कुछ देर पहले ही वो अपनी ड्रेस ठीक करने के लिए अंदर गई थी और अब वो भागते हुए बाहर आई तो उसका गला सूख रहा था। ड्रिंक करते हुए उसकी नज़रें मिश्री के चेहरे पर थीं। ड्रिंक करते हुए ही वो मिश्री की तरफ देखते हुए बोली, यू आर सो क्यूट। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में इतनी क्यूट वेट्रेस देखी है। तुम ये काम क्यों कर रही हो? आई मीन, आई नो, मेरी मॉम भी कहती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरे डैड कहते हैं कि इंसान को अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। और जैसी तुम क्यूट क्यूट हो, तुम तो प्रिंसेस लाइफ डिजर्व करती हो, जस्ट लाइक मी। उसकी बात सुनते ही मिश्री की आंखों में नमी तैर गई। ये तो वो भी जानती थी कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट है, लेकिन उसकी किस्मत में प्रिंसेस ट्रीटमेंट कहाँ। उसकी आंखों में आंसू देखकर रावी झट से बोली, आई एम सो सॉरी। अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस यूं ही। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मिश्री बोली, नहीं, मुझे तुम्हारी बातों से हर्ट नहीं हुआ।
बस तकलीफ इस बात की हो रही है कि जो तुमने सोचा वो भगवान ने क्यों नहीं सोचा। उन्होंने मुझे ऐसी लाइफ दी जो मेरे लिए बहुत हार्ड है। लेकिन आई नो, बेशक मेरे बाबा इतने अमीर नहीं, लेकिन उनके लिए मैं किसी प्रिंसेस से कम नहीं। हाँ, उनके पास पैसों की थोड़ी कमी है, लेकिन वो कमी भी मैं अपने हार्ड वर्क से जरूर दूर कर दूंगी। इसीलिए तो बस जो काम मिला वो कर लिया। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई थी। रावी तुरंत बोली, आई लाइक योर एटीट्यूड। वेल, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकती, लेकिन अपने डैड से तुम्हारी थोड़ी सिफारिश कर सकती हूँ। उनके बहुत सारे बिजनेस हैं, अगर वो तुम्हें अच्छे से कोई जॉब दे पाए तो मे भी तुम्हारी हार्ड लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए, है ना। ये बोलते हुए उसने मिश्री की स्कर्ट पर टंगा हुआ एक छोटा सा बैग देखा जिसमें शायद उसका फोन था। उसने खुद से ही वो फोन निकाला और रावी की तरफ स्क्रीन घुमाई तो उसके फेस लॉक से वो फोन खुल गया। मिश्री हैरानी से रावी की तरफ देख रही थी। रावी ने मिश्री के फोन से अपना नंबर डायल किया और फिर वापस फोन उसकी पॉकेट में डालते हुए बोली, आई होप मैं सच में तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ। जस्ट वेट फॉर द कॉल। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। ड्रिंक का खाली गिलास टेबल पर रखकर वो वहां से चली गई और मिश्री उसकी तरफ देखती रह गई। वो तुरंत बोली, लेकिन ये लड़की थी कौन? और इसके डैड कौन हैं? ऑब्वियसली ये मिस्टर व्योम रावत की बेटी तो नहीं हो सकती, बिकॉज जैसे ध्रुवांश है, अगर उनकी कोई बहन भी हुई तो ऐसी तो शायद ही हो। उसमें भी ध्रुवांश की तरह बहुत सारा एटीट्यूड होगा, इसमें तो बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। आई होप मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी उम्मीद नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश अपने बिजनेस पार्टनर से बातें कर रहा था। उसके हाथ में इस वक्त ड्रिंक का गिलास था जिसे वो आराम से एंजॉय कर रहा था। बेशक वो अपने बिजनेस पार्टनर से बातें करने में लगा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें सामने की तरफ थी जहां पर चेरी धरा के साथ खड़ी थी। धरा अपनी आंखों में से काजल लेकर उसके कान के नीचे लगा रही थी। तभी दिव्यांश के कान में कार्तिक की आवाज गूंजी, हेलो मिस्टर दिव्यांश रावत। उसकी आवाज सुनते ही दिव्यांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने एक नज़र अपने सामने खड़े लोगों पर डाली तो वे लोग तुरंत वहां से चले गए। दिव्यांश अपने हाथ में वाइन का गिलास लिया अब कार्तिक की तरफ मुड़ा। कार्तिक उसके बिल्कुल पास आया और बोला, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी मिस्टर दिव्यांश रावत। वेल, बात शुरू करने से पहले एक परमिशन लेना चाहूंगा, क्या मैं आपको सिर्फ दिव्यांश बुला सकता हूँ? दिव्यांश हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और फिर अचानक से उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। वो बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, जी नहीं, आई एम नॉट गोना लाइक इट। कार्तिक एक पल के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराकर बोला, एक्चुअली मुझे दिव्यांश वे लोग कहते हैं जो मेरे साथ फ्रेंडली या फैमिलियर हों, लेकिन आपके साथ मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है मिस्टर कार्तिक अवस्थी। सो इट विल बी अच्छा अगर आप मुझे मिस्टर रावत कहकर ही बुलाएं। कार्तिक सार्कास्टिकली स्माइल करते हुए बोला, नाइस एटीट्यूड। दिव्यांश भी मुस्कुराते हुए बोला, मेरी तारीफ करने तो आए नहीं होंगे आप यहाँ पर, बताए आपको क्या बात करनी है? कार्तिक गहरी सांस लेकर बोला, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ क्लियर करना था। आपसे एक सवाल करना था, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले जिस तरह से आप चेरी के साथ बाहर आए मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो मुझे कंफर्म करना था कि आपके दिल में चेरी के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है ना? क्योंकि जब जब मैं आपको चेरी के साथ देखता हूँ मुझे बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ तो है आप दोनों के बीच, स्पेशली आपकी तरफ से। और अब तो शायद मेरे साथ बाकी लोगों को भी ऐसा लगने लगा है। सो इट विल बी गुड अगर आप चेरी से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखें। दिव्यांश उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, जब आपने बात करना शुरू किया तो आपने कहा कि मैं आपसे एक बात क्लियर करने आया हूँ, लेकिन बात क्लियर करते करते आप तो मुझे ऑर्डर देने लगे मिस्टर कार्तिक अवस्थी। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि दिव्यांश रावत किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। कार्तिक गहरी नज़रों से देख रहा था। दिव्यांश ने अपनी ड्रिंक का सिप लेने के बाद एक बार फिर से कहा, और रही बात मेरी और चेरी की, तो आप उसे सिर्फ कुछ दिनों से जानते हैं। मेरा और उसका जो रिलेशन है वो तो बचपन का है। दिव्यांश रावत लोगों को बोलने तक का मौका नहीं देता और आपको उसके रिलेशन की सर्टिफिकेट चाहिए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बट सॉरी, दिव्यांश रावत यहाँ लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं बैठा। मेरा चेरी के साथ जो भी है वो मैं खुद देख लूँगा। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो आज सिर्फ मेरी और निहारिका की एंगेजमेंट एंजॉय कीजिए, एंड बिलीव मी इट विल बी गुड फॉर यू।
ये बोलते हुए उसकी नज़रें कार्तिक पर और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हुए वो वहाँ से चला गया, जबकि कार्तिक अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफ़ी हद तक बदल गए थे। वो सच में चेरी को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अब दिव्यांश की बातें सुनकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। अब तक तो उसे सिर्फ शक हो रहा था, लेकिन वो ये बातें चेरी को नहीं बोलना चाहता था, ताकि चेरी को ऐसा न लगे कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन दिव्यांश पर उसे रत्ती भर ट्रस्ट नहीं था, और न ही वो उसे चेरी के साथ देख पा रहा था। इसीलिए वो दिव्यांश से बात क्लियर करने आया था, लेकिन यहाँ तो दिव्यांश ने उसकी बोलती ही बंद कर दी थी। वहीं दिव्यांश अब धरा और चेरी के पास आया। धरा ने जब उसे उन दोनों के पास आते हुए देखा तो एक पल के लिए उसे भी टेंशन होने लगी थी। जैसे ही दिव्यांश वहां आया, वो धरा की तरफ देखते हुए बोला, क्या आप हमें थोड़ी सी प्राइवेसी देना चाहेंगी, मॉम? धरा एक नज़र इधर उधर घुमाते हुए बोली, यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, दिव्यांश, बेहतर होगा अगर तुम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश चेरी की तरफ देखते हुए बोला, शायद मॉम हमें प्राइवेसी देना नहीं चाहती है, रेड। अब तुम मुझे बताओ, मैं यहाँ से तुम्हें अपनी गोद में उठाकर अंदर लेकर जाऊँ, या फिर तुम 2 मिनट के अंदर मुझे नीचे हमारे टॉयज रूम में मिलोगी? वो टॉयज रूम याद तो है ना तुम्हें? कहीं तुम भूल तो नहीं गई? उसकी बात सुनते ही चेरी की हार्ट बीट तेज हो चुकी थी। वो भला टॉयज रूम को कैसे भूल सकती थी, लेकिन फिलहाल टेंशन उसे इस बात की हो रही थी कि दिव्यांश उसे यूं अकेले में क्यों बुला रहा है। रावत मेंशन। दिव्यांश अपनी बात कहने के बाद मेंशन के अंदर चला गया था और चेरी के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा भी नहीं था कि वो दिव्यांश के पास जा नहीं सकती थी, लेकिन उसे डर लग रहा था कि पता नहीं एंगेजमेंट से जस्ट पहले ही दिव्यांश ने उसे अंदर क्यों बुलाया है। उसने धरा की तरफ देखा। धरा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, अगर तुम्हें अंदर नहीं जाना तो तुम रहने दो, चेरी। चेरी फीका सा मुस्कुराए और बोली, नहीं स्ट्रॉबेरी, मैं अंदर जाऊंगी। आई नो, एवोकाडो को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कब उनके दिमाग में क्या चले, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे उन्हें फेस तो करना ही होगा ना। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो एंगेजमेंट में करने क्या वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, वो मेरी एंगेजमेंट मिस्टर अवस्थी से तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन फिर वो इस एंगेजमेंट को रोकेंगे कैसे, इस बात का मुझे कोई अंदाजा नहीं। खैर, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई और धरा उसे जाते हुए देखने लगी। व्योम उसके पास आया और बोला, क्या देख रही हो, क्राई बेबी? उसकी बात सुनकर धरा जल्दी से बोली, आप कुछ कीजिए ना मिस्टर रावत। देखिए ना, दिव्यांश चेरी को कितना परेशान कर रहा है। उसे समझाए ना कि वो ऐसी वैसी हरकतें ना करे। अगर उसे चेरी से एंगेजमेंट करनी है तो सीधा सीधा कर ले। वो क्यों बेचारी को परेशान कर रहा है? धरा की बात सुनकर व्योम ने अपने हाथ में पकड़े वाइन के गिलास को हल्का सा घुमाया और फिर धरा की तरफ देखते हुए बोला, तुम क्यों भूल जाती हो, क्राई बेबी, कि दिव्यांश मेरा बेटा है। उसके अंदर मेरा खून है। क्या आज तक मैंने कोई चीज़ सीधा सीधा की है जो दिव्यांश करेगा? क्या मैंने कभी आकर तुमसे सीधे मुंह कहा था कि मुझे तुम चाहिए हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? उसकी बात सुनकर धरा ने मुंह बनाया। व्योम की तरफ से प्रपोजल का इंतजार तो उसे आज भी था। वो कभी उसके सामने प्यार भरा इजहार तो करता ही नहीं था, बस हमेशा उसका डोमिनेटिंग नेचर दिखाता था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि व्योम को धरा की फिक्र नहीं थी, या वो उसके लिए पजेसिव नहीं था। जहां हर किसी की पजेसिवनेस की हद खत्म होती थी, वहां से व्योम की शुरू होती थी। अगर कोई इंसान गलती से धरा की तरफ देख भी ले तो व्योम उस इंसान की आंखें तक निकाल सकता था, इस हद तक वो उसके लिए पजेसिव था। वो उसके बिल्कुल करीब आए और उसके सीने पर हल्का सा हाथ मारते हुए बोली, आप ऐसे क्यों हैं मिस्टर रावत? व्योम ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और फिर उसके चेहरे को अपने थोड़ा करीब कर बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, यहाँ पर नहीं, क्राई बेबी। रूम में चलना, वहां पर मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ। उसकी बात सुनकर धरा का गला सूखने लगा था। आज भी व्योम उसकी बैट पर ऐसी हालत करता था कि उसका पूरा बदन दर्द करता था। जितना वाइल्ड वो आज से 20 साल पहले था, उतना ही वाइल्ड वो आज भी था। वहीं दूसरी तरफ मेंशन के अंदर चेरी धीमे धीमे कदमों से टॉयज रूम की तरफ आई। धरा ने आज भी वो टॉयज रूम बिल्कुल वैसा ही रखा हुआ था जैसा पहले था। वहाँ की हर एक चीज़ बिल्कुल पहले जैसी थी, न कोई चीज़ बदली गई थी, न ही किसी चीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ की गई थी।
चेरी को यहाँ पर आए बहुत दिन हो गए थे, लेकिन उसे कभी टॉयज रूम में आने की फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन अब जब वो उस रूम में आई तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। उन सब चीज़ों को देखकर उसे अच्छा फील हो रहा था। तभी उसकी नज़र दिव्यांश पर गई, जो वहाँ बालकनी के पास खड़ा था। चेरी आगे बढ़ी और दिव्यांश के पीछे खड़ी होकर बोली, बताए एवोकाडो, आपको मुझसे क्या कहना है? दिव्यांश उसकी तरफ घूमा और फिर उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, एंगेजमेंट के लिए काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रही हो। चेरी ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये एंगेजमेंट आपके साथ होती तो मैं बहुत खुश होती, बहुत एक्साइटेड होती। लेकिन आप भी जानते हैं कि मैं मिस्टर अवस्थी से शादी नहीं करना चाहती और नहीं चाहती हूँ कि आपकी शादी निहारिका से हो। अगर आप किसी और से एंगेजमेंट करेंगे और मेरी एंगेजमेंट किसी और से होगी तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ, दिव्यांश। ये बोलते हुए उसने दिव्यांश के गाल पर अपना हाथ रख दिया था। हालांकि ये बातें सच थीं, लेकिन चेरी ये बातें दिव्यांश से कहना नहीं चाहती थी। पर वो बोल रही थी ताकि दिव्यांश को गुस्सा ना आए। वो उसे प्यार से ही हैंडल करना चाहती थी। दिव्यांश ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, अगर मेरी रेड किसी और से एंगेजमेंट नहीं करना चाहती तो मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? अगर मैं अपनी रेड की ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? उसकी बातें सुनते ही चेरी का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या दिव्यांश उसकी और कार्तिक की एंगेजमेंट तोड़ने वाला है? क्या वो अपनी और निहारिका की एंगेजमेंट भी तोड़ देगा? ये सोचते हुए उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि बाहर तक दिव्यांश को सुनाई दे रही थी। दिव्यांश के चेहरे की डेविल स्माइल अब और भी ज्यादा लंबी हो गई। अगले ही पल वो चेरी की तरफ देखते हुए बोला, जरा अपने हाथ आगे करना, रेड। वो हाथ जिनमें आज कार्तिक तुम्हें एंगेजमेंट रिंग पहनाने वाला था। उसकी बात सुनते हुए चेरी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ दिव्यांश के सामने कर दिए। अगले ही पल दिव्यांश ने साइड में रखी हुई एक बोतल उठाई, उसे हल्का सा शेक किया और सीधा चेरी के हाथों पर स्प्रे कर दिया। आहे! चेरी जोरों से चिल्ला उठी। उसके हाथ बुरी तरह से जल रहे थे। पता नहीं उस स्प्रे में क्या था, लेकिन उसकी जलन बहुत ज्यादा तेज थी। उसके हाथ पूरी तरह से रेड होने लगे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपने हाथों की तरफ देख रही थी। दिव्यांश ने उसे देखते हुए बेहद इंटेंस वॉइस में कहा, इट्स ओके, रेड। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस कुछ ही देर की बात है। ये रेडनेस भी चली जाएगी और जो जलन तुम्हें हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। आई नो तुम्हें पेन हो रहा होगा, लेकिन ये सब करना भी तो जरूरी था ना। वरना वो कार्तिक तुम्हें एंगेजमेंट रिंग पहना देता, और फिर अगर उसकी रिंग तुम्हारे हाथों में होती तो मैं पता नहीं क्या कर बैठता। चेरी की आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे। अगर दिव्यांश को इतना ही बुरा लग रहा था कि कार्तिक उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाएगा तो उसे ये एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए थी। सबके सामने जाकर बोल देना चाहिए था कि चेरी सिर्फ उसकी है, कि वो उसके हाथों में किसी और की पहनी हुई एंगेजमेंट रिंग नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ तो उसने उसके ही हाथों को एक तरह से जला दिया। हाँ, बेशक उसके हाथ बाद में ठीक हो जाते, लेकिन फिलहाल तो चेरी की जान निकल रही थी ना। दिव्यांश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, प्लीज रोना बंद करो, रेड। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चेरी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, दर्द हो रहा है तो आंसू तो आएंगे ना, एवोकाडो। लेकिन इट्स ओके, आप बुरा मत मानिए। आपने कहा ना कि अभी कुछ ही देर में ये पेन ठीक हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा टाइम इस पेन को बर्दाश्त कर लूंगी। ये कहते हुए उसने रोना बंद कर दिया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी अपने हाथों पर टिकी थीं। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बाहर चलें। चेरी ने अपना चेहरा ना में हिलाया। दिव्यांश मुस्कुराते हुए बोला, एक काम करो, तुम चलो, मैं आता हूँ। अगर दोनों साथ में जाएंगे तो फिर से लोग बातें बनाएंगे। चेरी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। इतना तो वो भी जानती थी कि दिव्यांश को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया और चुपचाप बाहर की तरफ चली गई। वहीं उसके जाने के बाद दिव्यांश ने उस स्प्रे की तरफ देखा और फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। चेरी जो बाहर की तरफ जा रही थी, अचानक ही रुकी और वापस दिव्यांश की तरफ आने लगी। उसे दिव्यांश से कुछ बात करनी थी, लेकिन दरवाजे पर आते ही उसके कदम वहीं ठहर गए। सामने दिव्यांश अपनी शर्ट उतार कर खड़ा था। उसके हाथ में वही बोतल थी और वो खुद पर वही स्प्रे कर रहा था। चेरी के हाथों का जो हाल था, अब वही दिव्यांश के सीने का भी हो रहा था।
चेरी के हाथों पर जो जलन थी वो सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। लेकिन अब जब दिव्यांश के सीने पर वही जलन हो रही थी तो चेरी भी उसे पूरी तरह महसूस कर रही थी। अब उसे अपने हाथों का दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। दिव्यांश का सीना पूरी तरह से जल रहा था। उसकी स्किन पूरी तरह लाल हो चुकी थी और छोटे छोटे दाने उसके सीने पर उभर आए थे। लेकिन दिव्यांश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तब तक बोतल से खुद पर स्प्रे करता रहा जब तक कि वो खत्म नहीं हो गई। बोतल खत्म होने के बाद दिव्यांश ने उसे साइड में फेंका और फिर अपनी शर्ट वापस पहन ली। हालांकि उसकी शर्ट भी अब स्प्रे की वजह से हल्की लाल हो गई थी, लेकिन दिव्यांश ने उस पर अपना वास्केट पहन लिया था। लेकिन कपड़े पहन लेने से वो दर्द, वो जलन कहाँ जाने वाली थी। चेरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दिव्यांश के पास जाकर अगर उसे संभालने की कोशिश करेगी तो दिव्यांश पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, पर वो उसे ऐसे दर्द में देखकर भी नहीं रह पा रही थी। ना चाहते हुए भी उसने अपने कदम पीछे लिए और वहां से भागते हुए तुरंत बाहर चली गई। पर उसका बदन अभी भी हल्का हल्का कांप रहा था। वही दिव्यांश जिसे चेरी दरवाजे पर खड़ी दिखाई दे रही थी, उसके जाने के बाद वो व्यंग्य से मुस्कुराया और बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, दर्द देता हूँ मैं बेशक से तुम्हें, लेकिन खुद भी तो वो दर्द सहता हूँ। तुम सच में मेरा पागलपन ही हो, मेरी जान। और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यूं ही अपना पागलपन कहता हूँ। रावत मेंशन। चेरी मेंशन से बाहर आए और उसके पीछे पीछे दिव्यांश भी बाहर गार्डन एरिया की तरफ आ गया। स्टेज पर होस्ट पहले से ही खड़ा था और अब वो चेरी, दिव्यांश, कार्तिक और निहारिका के नाम की अनाउंसमेंट करने लगा था, क्योंकि अब एंगेजमेंट की रस्म का टाइम हो गया था। धरा ने चेरी की तरफ देखा और जल्दी से उसके पास आकर पूछने लगी, तुम ठीक तो हो चेरी? चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया, लेकिन तभी अचानक धरा की नज़र उसके हाथों पर गई। वो हैरानी से बोली, ये क्या हुआ चेरी? तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हारे हाथों पर इतने गहरे जख्म। क्या हुआ है तुम्हारे हाथों पर? चेरी, कुछ गरम गरम गिरा क्या? तुम्हारे हाथ पूरी तरह से जल गए हैं। चेरी फीकी सी मुस्कुराए और बोली, ऐसा कुछ नहीं हुआ है स्ट्रॉबेरी। मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा सा दर्द है। लेकिन कहते हैं ना, बिना दर्द के तो सुकून भी नहीं मिलता। बस शायद यही कारण है इस दर्द का। उसकी बातें धरा की समझ से बाहर थीं। उसने चेरी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, ये सब कुछ दिव्यांश ने किया है ना? अभी भी तुम उसकी साइड ले रही हो चेरी, ये जानते हुए भी कि वो लड़का तुम्हें कितनी तकलीफ दे रहा है। छोड़ो ये सब एंगेजमेंट वगैरह, तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें वापस लंदन भेज रही हूँ। ये बोलते हुए वो उसकी कलाई पकड़कर उसे मेंशन के अंदर लेकर जा रही थी, लेकिन चेरी ने अपनी कलाई छुड़ाई और बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी स्ट्रॉबेरी। और आपको पता है, ये जो हाल आप मेरे हाथों का देख रही हैं ना, यही हाल एवोकाडो ने अपनी चेस्ट का भी किया है। उसकी बात पर धरा हैरान रह गई। चेरी एक बार फिर से बोली, वो सिर्फ मुझे तकलीफ नहीं देते हैं स्ट्रॉबेरी, वो खुद को भी बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। आपको पता है, पहले मुझे लगता था कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई इंसान खुद को ही तकलीफ जानबूझकर नहीं दे सकता। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसा बहुत कुछ हो चुका है जिसमें तकलीफ सिर्फ मुझे नहीं, एवोकाडो को भी हुई है। धरा गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, लेकिन ये सब कुछ किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पूरी करवाने के लिए। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? अब बस बहुत हुआ, अब मुझे इससे बात करनी होगी। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, चेरी ने तुरंत अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और उसके खुद के होंठों से आह निकल गई। वहीं धरा को भी उसके दर्द का एहसास हुआ। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं स्ट्रॉबेरी, आप एवोकाडो से कोई बात नहीं करेंगे। आपको मेरी कसम, ये जो कुछ भी हो रहा है प्लीज इसे वक्त और किस्मत पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना तो मैं समझ गई हूँ कि मेरे और एवोकाडो के बीच जो होगा वो पहले ही हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है, जिसे अब मैं बदल नहीं सकती। धरा उसकी बातें सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाई। चेरी एक बार फिर से बोली, अगर आपने इस बारे में एवोकाडो से कोई भी बात की तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, और फिर आप बुलाएंगी भी तो नहीं आऊंगी। उसकी बात सुनकर धरा उसकी तरफ देखती रह गई। चेरी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, एंगेजमेंट का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ, स्टेज पर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये बोलते हुए उसने स्टेज की तरफ देखा, जहां दिव्यांश तो पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन उसकी नज़रें चेरी की तरफ थीं।
एंगेजमेंट सेरेमनी। चेरी स्टेज पर आए जहां पर सिर्फ दिव्यांश ही नहीं, निहारिका और कार्तिक भी खड़े थे। दिव्यांश निहारिका के साथ था और कार्तिक दूसरी तरफ अकेला खड़ा था। चेरी आए और आकर कार्तिक के सामने खड़ी हो गई। कार्तिक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। तभी दो लड़कियां वहां पर आईं, जिनके हाथों में खूबसूरत सी ट्रे थी, जिसमें उन चारों के लिए एंगेजमेंट रिंग रखी हुई थी। सबको ड्रिंक सर्व कर रही मिश्री ने जब एंगेजमेंट की रस्म होते हुए देखी, तो वो भी एक जगह पर खड़ी हो गई। उसे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता था, एकदम परियों जैसी लाइफ, जहाँ न कोई टेंशन है और न ही कोई तकलीफ। लेकिन उसे क्या पता था कि जो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे स्टेज पर खड़े हैं, उनके अंदर इस वक्त कोई ना कोई तूफान चल रहा है। निहारिका दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, फाइनली हम दोनों की एंगेजमेंट हो रही है। दिव्यांश बस हल्का सा मुस्कुराया। उसकी नज़रें बार बार चेरी की तरफ जा रही थी और उसे चेरी को देखते हुए देख निहारिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिलहाल वो खुद पर कंट्रोल कर रही थी, ताकि किसी तरह एंगेजमेंट की रस्म पूरी हो जाए। होस्ट ने पहले दिव्यांश और निहारिका की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की, तो निहारिका ने मुस्कुराते हुए ट्रे में से रिंग उठाए और दिव्यांश की तरफ बढ़ा दी। दिव्यांश ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। चेरी हारकर उसकी तरफ देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्यांश किसी और के हाथों से एंगेजमेंट रिंग पहन रहा है। लेकिन उन दोनों को देखने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी क्या था। पर तभी उसे निहारिका के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। वहीं निहारिका दिव्यांश की रिंग फिंगर में वो रिंग पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रिंग दिव्यांश की फिंगर में जा ही नहीं रही थी। निहारिका जब जबरदस्ती करने लगी, तो अचानक ही वो रिंग नीचे जमीन पर गिर गई और उसका डायमंड निकल गया। निहारिका हैरानी से रिंग की तरफ देखने लगी, क्योंकि वो रिंग स्पेशली उसकी मॉम ने फाइनल की थी। वहीं मिसेज कपूर के भी होश उड़ गए थे। वो तुरंत आगे आईं और स्टेज पर गिरी हुई रिंग उठाकर उसे देखते हुए बोली, ये क्या? इसका डायमंड गिर गया। निहारिका ने तुरंत रिंग उनके हाथों से ली और बोली, ओफो मॉम, मैंने आपको कहा था ना कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपसे एक रिंग भी ढंग से सेलेक्ट नहीं हुई। अब मैं दिव्यांश को क्या पहनाऊंगी? ये बोलते हुए उसने दिव्यांश की तरफ देखा और फिर एक बार फिर से बोली, प्लीज दिव्यांश, इस रिंग को पहन लो। आई मीन, बिना डायमंड के ये रिंग तुम्हारे हाथ में अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन प्लीज, ताकि हमारी एंगेजमेंट की रस्म पूरी हो जाए। दिव्यांश उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, सीरियसली दिव्यांश रावत एक टूटी हुई रिंग पहनेगा? लगता है तुम नींद में हो। निहारिका जाओ जाकर रेस्ट करो, ताकि तुम्हारी ये नींद खुले और तुम्हें समझ में आए कि तुम बोल क्या रही हो। निहारिका का चेहरा उतर गया। मिसेज कपूर तुरंत बोली, तो क्या हुआ अगर तुम दिव्यांश को रिंग नहीं पहना पाए? दिव्यांश तो तुम्हें रिंग पहना सकता है ना, फिर भी तो ये एंगेजमेंट डन मानी जाएगी। एक काम करो दिव्यांश बेटा, तुम निहारिका को एंगेजमेंट रिंग पहना दो। निहारिका अपनी मॉम की बात सुनकर मुस्कुराए और बोली, यस मॉम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दिव्यांश एक काम करो, तुम मुझे रिंग पहना दो और मैं कल ही तुम्हारे लिए एक नई रिंग खरीदूंगी, और वो भी खुद से, ताकि इस बार कोई मिस्टेक ना हो। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दिव्यांश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए ट्रे में से उसके लिए रिंग ली और फिर उसके हाथ की तरफ बढ़ा दी। वो रिंग आसानी से निहारिका के हाथ में चली गई, लेकिन जैसे ही दिव्यांश ने अपना हाथ पीछे हटाया और निहारिका ने अपना हाथ ऊपर किया, वो रिंग उसके हाथ से गिर गई और फिर गोल गोल घूमते हुए बैक स्टेज की तरफ चली गई, जहां पर पर्दे लगे हुए थे। सब लोग उनकी तरफ देखते ही रह गए। वहां एंगेजमेंट की रस्म कम और कोई मजाक चलता हुआ ज्यादा लग रहा था। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमसे तो मेरी दी हुई रिंग नहीं संभाली गई। निहारिका, तुम मुझे कैसे संभालोगी? निहारिका झट से बोली, मेरी गलती नहीं है दिव्यांश, मेरा यकीन करो, मैं बस उस रिंग को देख रही थी, लेकिन पता नहीं वो रिंग कैसे मेरी फिंगर से निकल गई और वहां चली गई। प्लीज किसी को कहो ना, मेरे लिए वो रिंग ढूंढ देगा। दिव्यांश व्यंग से मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी वाइफ बनने की बातें करती हो, लेकिन तुम्हारा स्टैंडर्ड तो बहुत गिरा हुआ है। निहारिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दिव्यांश चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशंस लिए बोला, अगर तुम सच में मेरे स्टैंडर्ड से मैच करती, तो तुम्हें पता होता कि दिव्यांश रावत गिरी हुई चीजों को हाथ भी नहीं लगाता। उसकी बात सुनकर निहारिका को बेहद इंसल्टेड महसूस हो रहा था। एक तो उसकी एंगेजमेंट की रस्म नहीं हुई और ऊपर से दिव्यांश की बातें। उसका पूरा मूड ऑफ हो चुका था। वहीं
धरा जो सामने खड़ी थी, उसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसके साथ ही व्योम खड़ा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो दिव्यांश ने ये रास्ता निकाला है एंगेजमेंट न करने का? व्योम चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, ये तो दिव्यांश का दिमाग ही जाने कि उसने कब, कैसे, क्या किया। धरा मुंह बनाते हुए बोली, उसने अपनी एंगेजमेंट तो स्पॉइल कर दी, लेकिन चेरी, उसका क्या? उसके हाथों की हालत तो वो पहले ही खराब कर चुका है। ऐसे में चेरी के हाथों में तो रिंग नहीं जाएगी, लेकिन कार्तिक के हाथों में तो रिंग जाएगी ना। व्योम व्यंग्य से हंसकर बोला, यही तो तुम नहीं जानती, क्राई बेबी। दिव्यांश रावत है वह, व्योम रावत का खून। जब व्योम रावत ने कभी तुम्हारी तरफ से किसी थर्ड इंसान की तरफ कुछ नहीं जाने दिया, तो वो चेरी के हाथों से किसी और के हाथ में एंगेजमेंट रिंग कैसे जाने देगा? उसकी बात सुनते ही धरा के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर अब दिव्यांश करेगा क्या। बेशक दिव्यांश और निहारिका की एंगेजमेंट ढंग से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वहां पर खड़े हुए मेहमान उन दोनों के लिए तालियां बजा रहे थे। दिव्यांश ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और बेहद एटीट्यूड से बोला, एंगेजमेंट की रस्म खत्म हो गई। नाउ एक्सक्यूज मी, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। ये बोलकर दिव्यांश तुरंत स्टेज से उतरा और वहां से दूसरी तरफ चला गया। निहारिका वहीं पर खड़ी रह गई। मिसेज कपूर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था तुमसे, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। हमें दिव्यांश को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना होगा। निहारिका झुंझलाकर बोली, यहाँ पर सब गेस्ट खड़े हैं, प्लीज आप पहले खुद को कंट्रोल रखिए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वहीं होस्ट ने अब कार्तिक और चेरी की एंगेजमेंट की रस्म की अनाउंसमेंट की।